Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है फर्स्ट इंडिया ईयू का जो ईयू के जो प्रेसिडेंट है वो जो है इंडिया पे विजिट करने आए हैं, तो इंडिया ईयू रिलेशनशिप के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. सेकंड इज़ आदित्य L1 से जो है कुछ इमेजेस जो आए हैं वो हमें मिला गया है. आपको पता होगा आदित्य L1 हम लोगों का फर्स्ट सोलार मिशन है और वहाँ से कुछ इमेजेस हमें आए हैं, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. एंड लास्ट इज कोपिली फोल्ड जोन. ये हमें आपने रिसेंटली भी कुछ दिन 2-3 दिन में बहुत सारे अर्थक्वेक आपने महसूस किए होंगे. तो कोपिली फोल्ड जोन वेरी एक्टिव वल्नरेबल टू बिग अर्थक्वेक्स. ठीक है, तो ये हमें देखना होगा, इसका पोजीशन देखना होगा और किस तरीके से ये जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी हमें समझना होगा. ठीक है, सो कोपिली आदित्य L1 ईयू इंडिया ईयू रिलेशन आपको अपने आप में ही समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिपीटेड टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. ठीक है, तो देखिए first picture is first news is regarding India EU set year end deadline for trade deal security defense pact. तो हमारा जो EU के साथ रिलेशनशिप है ना, EU आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंटशिप जब अमेरिका में आए हैं, तो दे हैव अंडरस्टूड दैट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका डिपेंडेंट होके यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन फर्दर. इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डिसीजन कि आप सिर्फ और सिर्फ एक देश के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करके और इतना ज़्यादा यू आर बीइंग डिपेंडेंट अपॉन अ कंट्री सो मच सो दैट आप ट्रेड में भी उन पर डिपेंडेंट है, आप मिलिट्री में भी उन पर डिपेंडेंट है, आप इकोनॉमी में भी आप उन पर डिपेंडेंट है, एनर्जी के लिए भी आप उन्हीं से रिकमेंडेशन लेके बाकी जगहों से खरीदते हैं. सो उनको अब समझ में आ रहा है कि बिकॉज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स था कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ईयू हैज़ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. जबकि 1945 के ट्रूमन डॉक्ट्रिन 1949 के ट्रूमन डॉक्ट्रिन के बाद से ही पूरा का पूरा ईयू को जो है मिलिट्री एड जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूएस प्रोवाइड कर रहा है. एंड नाउ जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि EU has to stand up for itself and EU has to have that, you should have that military capability of itself. Now they are also thinking of अपने पैलेट को डाइवर्सिफाई करने की वो कोशिश करें. एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर्स. फ्रांस है EU में, वी हैव स्विट्जरलैंड, वी हैव नेदरलैंड्स, ऑल दीज कंट्रीज वी हैव गुड रिलेशनशिप विद, स्पेशली विद फ्रांस एंड अदर कंट्रीज. और वहाँ पर जो है इंडिया जो है के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर के रूप में निकल के आ सकता है. तो यू वुड सी दैट इंडिया EU रिलेशनशिप इन दिस ईयर एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा. ठीक है, India and the European Union are working towards concluding their long pending bilateral free trade agreement. हमारा जो है UK के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अटका हुआ है, हमारा EU के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अटका हुआ है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे 2025 की ईयर एंड तक इसको हम फाइनलाइज करेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड आफ्टर मीटिंग EU कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन दर लियन हियर. ठीक है, तो मिसेस उर्सुला वॉन देर लियन जो है आपके EU के प्रेसिडेंट है. एंड शी केम एंड शी सेड कि जो कमीशन जो है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि वो दे वुड एंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डील है उसको वो लोग आगे फर्दर मूव कराएंगे बाय दिस ईयर एंड. दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप. आई टोल्ड यू ना कि डिफेंस के उसमें भी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने क्या कहा है कि वो जो न्यू स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप है टू रिप्लेस द करेंट स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑफ 2025 अहेड for 2020 to 2025 ahead of next India EU summit expected later this year. तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था 5 साल का, वो जो हमारा स्पैक था उसको भी हम इसको थोड़ा रीब्रांड करके रिफर्निश करके और हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से जो है हमारा इंडिया EU का जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको भी हम आगे फर्दर मूव कराएंगे. वी हैव प्रिपेयर्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग, मोबिलिटी. ये सब में जो है ट्रेड जो है वो करेंगे, पार्टनरशिप होगा. वी हैव डायरेक्टेड आवर टीम्स टू conclude mutually beneficial bilateral free trade agreement by this year, end of this year, Mr. Modi announced on Friday. So this is really really important how geopolitics ये आपको देखने को मिलेगा कि geopolitics at its peak या फिर geopolitics at its best, जो यूरोपियन यूनियन जो कभी मतलब सोचता भी नहीं था अबाउट इंडिया एंड नाउ दे आर सीकिंग काइंड ऑफ एक खुद ब खुद आके दे आर पुशिंग
फॉर इंडियाज पार्टनरशिप इन देयर रियल्म, ठीक है राइट। तो ये क्या है, हम आपको पता चलेगा कि इससे हमारा डिप्लोमेसी कितना स्ट्रांग है, हमारा ग्लोबल प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि EU की कंट्रीज़ जो है हमारे साथ, दे वांट टू हैव ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इन सब में कोलैबोरेशन चाहती है इंडिया से। सो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टैंड एज अ ग्लोबल लीडर, एज अ विश्व गुरु, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1962, ठीक है। यूरोपियन यूनियन बनने से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था इन 1962। ड्यूरिंग द 5th इंडिया EU समिट जो 2004 में हेग में हुआ था नेदरलैंड्स में, इसको हमने अपग्रेड किया था टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। हमने अपना जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड करके कौन से स्टेज पे हम ले गए, वी टुक इट टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेज तक, ठीक है। ट्रेड पार्टनरशिप में अगर आप देखें, EU इंडिया का जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया का जो है EU जो है ये 9th जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जैसे EU के लिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इंडिया के लिए EU इज़ द 9th लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। जैसे वी हैव चाइना, वी हैव US, वी हैव दुबई नहीं, UAE, वी हैव सऊदी अरब, बहुत सारे देश हमारे पास, जापान वगैरह है। तो EU जो है 9th नंबर पे आता है। कनेक्टिविटी पार्टनरशिप हमने 2021 में हमने ये पार्टनरशिप लाया था, जिसमें हमने फोकस किया था इनहांसिंग डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एंड टाइज को इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC होप्स टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी बिटवीन EU एंड इंडिया। ऑब्वियसली वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग टू नो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन कब बना था? 1951 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 6 कंट्रीज, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स, ये जो 6 कंट्रीज है वो एक साथ मिले और उन्होंने जो है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन कम्युनिटी जो है एक बनाया उन्होंने। और यहाँ पर जो है EU का जो है काइंड ऑफ एक फाउंडेशन स्टोन जो है ये लग गया था। इसमें 27 कंट्रीज़ है, पहले 28 होते थे, पर नाउ इट इज़ 27 कंट्रीज़। कौन कौन से कंट्रीज़ है देखिए, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, सिप्रस है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आयरलैंड है, इटली है, लातविया है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, पोर्चुगल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। दीज आर दी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की ये कंट्रीज है। कौन कौन है फिर से एक बार देख लीजिए, ऑस्ट्रिया है, यहाँ कौन कौन नहीं है, स्विट्जरलैंड आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कंट्री है, ठीक है, स्विट्जरलैंड आपको मे बी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ EU, पर यहाँ पर यूरो चलता है लेकिन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन, ये सारी कंट्रीज़ जो है ये आपके 27 कंट्रीज़ जो EU में आते हैं। UK भी इसका पार्ट हुआ करता था। EU को उन्होंने UK ने ज्वाइन किया था 1973 में, लेकिन उन्होंने एग्जिट कब ले लिया था? इन 2020। तो इसी जो पूरा ये एग्जिट को जब ब्रिटेन ने एग्जिट किया, इसको हम क्या कहते थे? ब्रेग्जिट कहते थे, ठीक है। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन हैज एग्जिटेड EU। तो डेमोग्राफी है, इसमें जर्मनी है लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फ्रांस इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इज़ माल्टा। तो अगर आप देखें, जर्मनी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट एरिया फ्रांस का। आप समझिए फ्रांस जो है, आई थिंक इट इज़ मे बी लाइक हाफ ऑफ उत्तर प्रदेश, आई थिंक। मैं ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर यू इमेजिन EU इज़ कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। जैसे जर्मनी है, काफ़ी छोटा कंट्री है, फ्रांस है, फ्रांस इनमें से सबसे बड़ा कंट्री है। आप समझिए हमारी UP को अगर आप 2 बार काटेंगे तो 2 बार शायद फ्रांस निकल जाए, उतना ही बड़ा कंट्री है। लेकिन ये इतने सारे छोटे छोटे कंट्री, बट दीज आर वेरी वेरी पावरफुल कंट्रीज, वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये फ्रांस जो है लार्जेस्ट बाय एरिया है, स्मॉलेस्ट कंट्री जो है यहाँ पर माल्टा है, ठीक है। माल्टा जो है ये EU के सबसे छोटे जो है ये एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री और जर्मनी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन। इन्होंने क्या है, सोलर जो फ्लेयर है, इसका एक फोटो जो है जिसका नाम सोलर फ्लेयर का नाम क्या है? कर्नल, ठीक है। वो कर्नल जो फ्लेयर है वो इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है आदित्य L1 मिशन में। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन आदित्य L1 हैज़ मेड ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड वन ऑफ इट्स साइंटिफिक पेलोड्स हैज़ कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ सोलर फ्लेयर
एटमॉस्फेयर, जिसका नाम क्या है, कर्नल है। दिस इज द नेम ऑफ द सोलर फ्लेयर। जो हमने एक इमेज कैप्चर किया है, दैट इज द इमेज ऑफ अ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर का नाम क्या है, कर्नल है। द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको हम सूट भी कहते हैं, ठीक है, पेलोड हैज कैप्चर्ड द इमेज ऑफ लोअर सोलर एटमॉस्फेयर, डीप फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। तो यहाँ पर क्या है, 6 लेयर्स होते हैं, ठीक है, सन के जो है देर आर 6 लेयर्स ऑफ सन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, देर आर 6 लेयर्स, ठीक है, रेडियोस्फेयर एंड ऐसे 6 जो है लेयर्स है। तो इसमें जो लोअर एटमॉस्फेयर है ना, जो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर है, इसका फोटो निकाला है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सूट ने जो है इसका एक पिक्चर कैप्चर किया है, वो फर्स्ट कैप्चर्ड आपका सोलर फ्लेयर का पिक्चर है, ठीक है। इसरो सेड दैट द ऑब्जर्वेशन एंड एसोसिएटेड साइंटिफिक रिजल्ट मार्क अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सन्स एक्सप्लोसिव एक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन सन। ऑब्वियसली जो सोलर फ्लेयर्स का जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हमारे लिए समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द नेचर हाउ द स्पेस बिहेव्स, ठीक है, हम और सन का क्या एक्टिविटीज़ है वो भी समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। द स्पेस एजेंसी एडेड टू दीज ऑब्जर्वेशंस confirm that the energy released from the flare spread through different layers of sun's atmosphere. At जो एनर्जी जो रिलीज होता है ना, वो भी डिफरेंट तरीके से स्प्रेड होता है, हर लेयर से अलग अलग तरीके से जो है स्प्रेड होता है। This provides new insight to the complex physics responsible for these massive solar explosion according to the space agency. यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये क्या है लेकिन इस जो कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है इसके आसपास जो समझने का है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऐसा न्यू पिक्चर्स जो है जो हमारे लिए न्यू इंसाइट्स प्रोवाइड करे, ऐसा पिक्चर्स हमारे पास होना इट इज़ रियली रिवोल्यूशनरी एंड हमारे लिए काफ़ी आसान बनाता है चीज़ों को समझने के लिए। The Aditya L1 mission was launched on September 2nd of 2023 में ये लॉन्च किया गया था। On January 6, 2024 the spacecraft was successfully placed in the large halo orbit around Earth Sun Lagrangian point known as Lagrangian point 1। आदित्य L1 इज लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है। तो जो सन से अर्थ के बीच में देर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट, तो L1 जो पॉइंट है, देर आर L1, L2, L3, L4, L5, तो जो L1 पॉइंट है वहां पर आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। Our sun is the nearest star, distancing about 150 million kilometers and the largest object which is the source of energy of our solar system. Very true. हमारा जो है सबसे closest star भी यही है, because अदर बाकी जितने सारे planets हैं, closest stars, heaviest object in our solar system सबसे heavy है, because sun का mass है वही, तो उसने तो पूरा उसको पकड़ के रखा है, राइट। वो जो पूरा सोलर सिस्टम है उसको, उसका मेन जो है वो सन ही है, ठीक है। सन जो है यही हमारा क्या है, इसको पकड़ के रखा है हमारे पूरे कॉस्मोस को, और हमारे सोलर सिस्टम को भी पूरा उन्होंने सन के मास ने ही पकड़ के रखा है। तो ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, क्लोजेस्ट सन है, और 150 किलोमीटर्स हमसे दूर है। इट इज़ अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ये क्या है, ग्लोइंग बॉल है। और सेंट्रल रीजन जो है इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जैसे अर्थ का कोर होता है ऐसे सन का भी कोर होता है। यहाँ पर क्या है, ये जो कोर का टेम्परेचर ना एज हाई एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना गर्मी होगा इसमें कोर में। एट दिस टेम्परेचर अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन दी कोर विच पावर्स दी सन। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। एक फ्यूजन से हो सकता है, एक फ्यूजन से हो सकता है। फ्यूजन हम अचीव नहीं कर पाए हैं इन दिस अर्थ, बिकॉज उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है। जितना 15 मिलियन डिग्रीज है ना, उतना चाहिए होता है फ्यूज़ करने के लिए, 2 एटम्स को फ्यूज़ करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम फिसाइल जो है वो बना सकते हैं। मतलब 1 से 2 3 निकल रहा है, 3 से 9 हो रहा है, तो हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम एडिशन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। The visible surface of the sun known as photosphere is relatively cool and has temperature of 5500 डिग्री सेल्सियस। मतलब रिलेटिवली अगर आप देखें 15 मिलियन से अगर आप देखें कंपेयर करें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तो ये रिलेटिवली कूल है। लेकिन दिस इज ऑल्सो टू मच, मतलब इतना तो ऑब्वियसली दिस इज रियली टू मच। 5500 डिग्री सेल्सियस, हम 50 डिग्री में एकदम पिघलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो
मतलब इट इज़ मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे आदित्य L1 मिशन के बारे में आपको जानना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने पहले भी कवर किए हैं एंड आने वाले क्लासेस में भी हम ऑब्वियसली बिकॉज न्यूज़ आते रहेगा तो हम कवर करते हुए रहेंगे, ठीक है। वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग कोपिली फोल्ट। कोपिली फोल्ट रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और न्यूज़ में इसलिए बना है क्योंकि February 27 को आफ्टर महाशिवरात्रि वाले दिन के बाद ही जो है आपको रात को महसूस किया होगा, दोज हु लिव अराउंड मोरीगांव एंड गुवाहाटी के आसपास वाले रीजन में, दे हैव फेल्ट अ रियली ग्रेट जॉल्ट ऑफ अर्थक्वेक। काफ़ी बड़ा ट्रेमर जो है वो आया था एंड जो इसका जो एपिसेंटर था वो मोरीगांव बताया जा रहा है एंड आसपास वाले रीजन में काफ़ी भयंकर तरीके से महसूस हुआ था। अर्ली मॉर्निंग का समय था, आई थिंक इट वाज 2:30 के अराउंड, और उस समय जो है ऐसा एक भयंकर जो है अर्थक्वेक आया था। तो वो जो है वो कोपिली फॉल्ट जो है, देयर आर फॉल्ट लाइंस, ठीक है। फॉल्ट लाइंस क्या होता है, जब दो एरियाज के बीच में जो मतलब फॉल्ट क्या आप कैसे समझ सकते हैं कि दो एरियाज है उसके बीच में एक गैपिंग टाइप को आप समझ सकते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्ट। फॉल्ट जो है ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है। तो जो कोपिली फॉल्ट है ना, ये जो है काफ़ी लंबा है, 300 किलोमीटर लॉन्ग जो है कोपिली फॉल्ट, और ये हाईली एक्टिव सिस्मिक रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है केपेबल, ये कोपिली फॉल्ट है ना, इसके पास इतना पावर है कि वो मैग्नीट्यूड 7 में मतलब आप समझ लीजिए बिल्डिंग्स गिर जाती है, तबाह हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाता है बिल्डिंग वगैरह। तो ये 300 किलोमीटर लॉन्ग एरिया है। एक तो टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव रीजन सिस्मिक जोन 5 में आता है, और यहाँ क्योंकि हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग ना, तो उसके कारण जो है ये कोपिली जो फॉल्ट है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। पास्ट सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक इंक्लूड्स जो 1865 में काछाड़ में अर्थक्वेक आया था, 1943 में मिकिर हिल्स में अर्थक्वेक आया था। बोथ जो है ये मैग्नीट्यूड 7 से आगे निकल गया था, ठीक है। रिसेंट सिस्मिक एक्टिविटी जो मैग्नीट्यूड 5.0 एंड अबव इंडिकेट ऑनगोइंग एक्टिविटी एम्फेसाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ फॉर अ फ्यूचर मेजर अर्थक्वेक। एक फ्यूचर में मेजर अर्थक्वेक आ सकता है, इसका ये पोटेंशियल बता रहा है, क्योंकि 5.1 5.2 का जो है अर्थक्वेक हमें देखने को मिल रहा है। और बिकॉज एक्टिविटीज़ जो है फॉल्ट्स के अंदर जो है वो काफ़ी एक्टिव रहता है, वो सिस्मिकली जोन जो है काफ़ी एक्टिव रहता है, तो उसके कारण और हम बड़े अर्थक्वेक को अभी तक जितना हम सिस्मोलॉजिस्ट को समझ में आया है कि एक बड़ा अर्थक्वेक और आ सकता है। सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल, राइट। ये तो हमको समझ में आ रहा हो। The magnitude of 5.0 earthquake on February 27th, 2024 occurred near the Kopili fault, close to epicenter of magnitude जो है close to the epicenter of magnitude 6.4 सोनितपुर earthquake जो अप्रैल 28, 2021 में आया था, ठीक है। सोनितपुर में जो बिल्कुल ऐसे फट गया था, वो जो ज़मीन जो है वो फट गया था, कि इतना बड़ा भयंकर आया था earthquake 6.4 मैग्नीट्यूड का। Study published in Pure and Applied Geophysics highlights the fault's vulnerability, citing that 2021 Sonitpur earthquake sequence is a reminder of potential high magnitude earthquakes. मतलब जो यहाँ पर देखे ये जो अर्थक्वेक आया था सोनितपुर में 2021 में, यहाँ पे देखे क्रैक बन गया है। ये कैसे क्रैक बना है? ये जो अर्थक्वेक आया उसके कारण ही क्रैक हुआ है। एक 6.4 का मैग्नीट्यूड का आया, ठीक है, उसके बाद अभी 5.0 का आया है, ठीक है। अभी और रिसेंट टाइम में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसी रीजन में कोपिली फोल्ट के आसपास एक और बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। बिटवीन 1984 एंड 2019 द जोन एक्सपीरियंस्ड 11 सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक्स, जो कि 5.0 से 6.7 के बीच में था, ठीक है। और ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण यहाँ पर हुआ है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड 6.1 अर्थक्वेक ऑन अप्रैल 28, 2021 struck Sonitpur district causing 2 deaths, 6 injuries and substantial structural damage. Very obvious. 6.4 मतलब 6 तक पहुंच गया ना, आपको महसूस होगा। तो यहाँ तो लोग भी मर गए हैं, बहुत सारा डैमेज भी हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइप की जो मेजर जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है उसको हम बिल्कुल इग्नोर ना करें। गवर्नमेंट शुड बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। ग्राउंड डिफॉर्मेशन सच एज फ्रैक्चर्स, फाउंटेन फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन वेयर ऑब्जर्व्ड। ये सब जो अर्थक्वेक के कारण ये सारे हुए थे। द मेन शॉक वॉज फॉलोड बाय मल्टीपल आफ्टर शॉक्स इंक्लूडिंग अ मैग्नीट्यूड 4.7 क्वेक इन 6 hours एंड अ मैग्नीट्यूड 3.8 आफ्टर शॉक ऑन October 4th
2021 5 months लेटर। तो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक शॉक के बाद आफ्टर शॉक नहीं आएगा। एक शॉक आया, बड़ा ट्रेमर आया 6.4 का, उसके बाद एक 4.7 का आएगा कुछ महीनों के बाद आएगा, ठीक है। और उस कुछ और महीनों के बाद अक्टूबर, देखिए ये अप्रैल में हुआ था और अक्टूबर तक जो है इसका आफ्टर शॉक्स महसूस हुआ है। तो ये काफ़ी डेंजरस है एंड दिस इज रियली रियली एक्टिव फॉल्ट, ठीक है। तो हम देखें अबाउट कोपिली फॉल्ट जोन। तो ये जो है 300 किलोमीटर लंबा है, 50 किलोमीटर वाइड जो है ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है। जो फॉल्ट है 300 किलोमीटर लंबा है और 50 किलोमीटर वाइड है ये फॉल्ट, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर टू द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो बिल्कुल ये मणिपुर से शुरू होता है, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में इसकी ये एक्सटेंड करता है। क्लोजर टू हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ऑब्वियसली यहाँ हिमालय का ही एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के काफ़ी क्लोज है। और ये सिस्मिकली एक्टिव एरिया है और हाईएस्ट सिस्मिक हैजर्ड, जिसको हम जोन 5 डिक्लेयर करते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे सिस्मिकली एक्टिव एरियाज में तो जोन 5 इसको डिक्लेयर किया गया है। जो जोन 5 होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस होता है टेक्टोनिकली अगर आप देखें। इट इज़ एसोसिएटेड विथ कोल्यूशनल टेक्टोनिक्स ऑफ द इंडियन प्लेट सबडक्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। अगर आपने पढ़ा हो कि जो है हमारा जो इंडियन प्लेट है वो कैसे बना था, जब इंडिया का प्लेट मूव करने लगा एंड देन यूरोप से यूरेशियन प्लेट से टकराया और बिकॉज यूरोपियन प्लेट वाज हेवियर, बिकॉज इंडियन प्लेट वाज हेवियर, वो जो है सबडक्ट कर गया और यूरेशियन प्लेट जो है ऊपर उठ गया, जिसके कारण फोल्डिंग हुआ, जिसके कारण हिमालयाज जो है वो बनना शुरू हुए। तो सबडक्टिंग जो है इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्ट हो गया और ये यूरेशियन प्लेट जो है ऊपर उठ गया और वहीं पे फोल्डिंग जो है वो हुआ इतना भयंकर कि हिमालय के पर्वतों का जो है यहाँ पर उत्पत्ति हो गया। The fault itself is a transpressitional fracture that generates lower crustal dextral strike slip earthquake। यहाँ पर क्या है, strike slip जो है earthquake का formation होता है, ठीक है। A tectonic depression filled by alluvium of the Kopili river and its tributary the Kopili fault zone has witnessed many seismic activities in the past including 1869 earthquake, 1943 में मिकिर में आया था, ठीक है, 1869 में आया है यहाँ पर। तो ये जो एरिया है, एक तो यहाँ पर नदी बहती है, नदी बहने के कारण क्या है, यहाँ पर अलूवियल सॉइल डिपॉजिट हुआ है। अब सॉइल डिपॉजिट हुआ है, लोग रहने लगते हैं, तो कोपिली के आसपास बहुत सारा पॉपुलेशन भी रहता है, लेकिन वो इतना सिस्मिकली एक्टिव जोन है कि वहाँ पर बहुत बार अर्थक्वेक आ चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली भी जो है अगर आपने देखा होगा कोपिली फोल्ट में, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर में आप लोग को जितना मैं कोशिश करूँगी समझाने का, दिस इज़ द मोस्ट एप्ट पिक्चर जो मुझे मिला है। बहुत सारे पिक्चर्स थे पर दिस इज़ द मोस्ट एप्ट पिक्चर दैट आई हैव गॉट एंड आई थिंक वी कैन जूम इट इन लिटिल बिट, यू वुड सी। देखिए देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉल्ट हियर, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्टिव है ये यहाँ पर, क्योंकि अभी भी हिमालय राइज हो रहे हैं। हिमालयन राइज के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ आई मेक इट वाइट कलर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट फॉल्ट इज दिस फॉल्ट जिसका नाम है बॉम्बडिला फॉल्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, बॉम्बडिला फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर है दिसांग थ्रस्ट, ठीक है, यहाँ पर दिसांग थ्रस्ट है। यहाँ पे ढेर सारे फॉल्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे फॉल्ट्स है। यहाँ पर मिकिर हिल्स है, ठीक है, दिस इज द कार्बी आंगलोंग वाला एरिया, दिस इज द मिकिर हिल्स, दिस इज द शिलोंग प्लेटू, ठीक है। ये शिलोंग प्लेटू है, आपको पता होगा हमारा जो शिलोंग वाला एरिया है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज बट ये प्लेटू का हिस्सा है, शिलोंग प्लेटू है। और ये जो पार्ट है दिस लॉन्ग एरिया यहाँ मणिपुर से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ नीचे मणिपुर से शुरू होता है और यहाँ तक भूटान, और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ, भूटान यहाँ है, ठीक है, यहाँ ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश इज हियर और असम जो है यहाँ पर कहीं पे खत्म होता है। नॉट एबल टू सी द पिक्चर क्लियरली बट दिस 300 मीटर लॉन्ग इज द इनफेमस कोपिली फॉल्ट जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ नीचे एक और फॉल्ट है, इसका नाम क्या है, दाउकी फॉल्ट, दाउकी फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द दाउकी फॉल्ट, ठीक है। ये सब ऊपर आपको जमीन में नहीं देखने को मिलेगा, दीज आर क्रैक्स विद इन द अर्थ के विद इन है, ठीक है। तो दिस इज कोपिली, दिस इज बॉम्बडिला, दिस इज दिसांग थ्रस्ट, बहुत सारे थ्रस्ट है यहाँ पे, ठीक है। शिलोंग प्लेटू एंड दाउकी फॉल्ट, यहीं से कोपिली नदी भी बहती है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ड्रॉ भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स।
Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.